बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 362 मुलाहिज़ा फरमाएं। अयारी और अहद शिकनी इनके खमीर में रची बसी थी। असूल का निस्सा किसी हथियार की मानिंद डेविड के हाथ में सजा था और वो बड़े ही खूनख्वार अंदाज में मेरी जानिब बढ़ रहा था। उसका चेहरा लहूलुहान था और उसका ये हशर मेरे हाथ पाँव का किया तरह था। वो मेरे नज़दीक आए और मेरे सर को निशाना बनाने की कोशिश की। उसके हमले में एक्यूरेसी नहीं थी, सिर्फ जोश भरा हुआ था। मुसलसल पहुंचने वाली चोटों ने उसे बुखला कर रख दिया था। इंटरस्टेट चैंपियनशिप के विनर को तवक्को नहीं थी कि मैं उसके लिए लोहे का चना साबित होऊंगा। मैंने उसके बार को अपर ब्लॉक से रोका और साथ ही काउंटर अटैक के तौर पर उसके पेट में थ्रस्ट किक जड़ दी। वो तोप में से निकले हुए गोले की मानिंद हवा में नीची परवाज करते हुए आहनी सलाखों से जा टकराया, लेकिन इस मौके पर उसने हादर दिमागी का मुजाहरा किया और सलाखों के करीब पहुंचते ही उसने हाथ में थामे हुए स्टूल को ढाल के तौर पर आगे बढ़ा दिया। टकराव स्टूल और सलाखों के दरमियान हुआ। डेविड महफूज रहा। खुश्क लकड़ी एक उम्दा किस्म का गैर मौसल है। ये अपने अंदर किसी भी किस्म की बरकी रूह को गुजरने नहीं देती। 24 स्टूल का निस्फ हिस्सा डेविड की जिंदगी की जमानत बन गया। मैंने दूसरे निस्फ हिस्से को उठा लिया और गुस्सीले अंदाज में डेविड की तरफ बढ़ा। वो पिंजरे के पुख्ता फर्श पर हैरान पड़ा और परेशान नजर से कभी मुझे और कभी करंट ज़दा आनी सलाखों को देख रहा था। शायद उसे अपने जिंदा बच जाने का यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसकी हैरानी और परेशानी को तोड़ने के लिए उसकी तशरीफ पर लगातार 3-4 ठुड्डे बरसाए। इस तहकीर अमेज सलूक के बाद वो उठकर खड़ा हो गया और मोहतात अंदाज में मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां फूट रही थी। मैंने जिस अंदाज में उसकी दुर्गत बनाई थी वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो लोग हमें अपना गुलाम समझते हैं। एक अदना गुलाम की ऐसी जिसारत डेविड की नजर में नाकाबिले माफी थी, लिहाजा वो बुरी तरह फुनकार रहा था। वो फरिश से उठते यानी सलाखों से फासले पर चला गया। थोड़ी देर तक हम पैंतरे बदलते रहे, फिर हमारे दरमियान बाकायदा मारा मारी शुरू होगी। कराटे में स्टिक फाइटिंग की जो अहमियत है, कुंग फू में वही मुकाम स्टूल फाइट को हासिल है। लेकिन हमारे दरमियान होने वाला वो मुकाबला स्टिक फाइट था और ना ही स्टूल फाइट। हम दोनों अधूरे स्टूल को अंधाधुंध एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। इसी इस्तेमाल के दौरान में डेविड ने मेरे बाजू को ला किया और थ्रू मारकर मुझे दूर फेंक दिया। मैं उस हथकड़ी के नजदीक जा गिरा जिसने थोड़ी देर पहले मेरी कलाइयों को अपनी खतरनाक गिरफ्त में जकड़ रखा था। गिरने के दौरान में 24 स्टूल मेरे हाथ से निकल गया था। मैंने टूटी हुई हथकड़ी को उठा लिया और उछलकर खुद भी अपने कदमों पर इस्तादा हो गया। डेविड एक मरतबा फिर अधूरे स्टूल से मुझ पर हमलावर हुआ, लेकिन वो हथकड़ी मेरे हाथ में पहुंचते ही ननचकू की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। मैंने उसकी एक कड़ी को मजबूती से थाम दिया और आजाद कड़ी हवा में मुख्तलिफ सूरत फार्मेशन बनाने लगी। उसकी रफ्तार में ननचकू जैसी तेजी तो नहीं थी, ताहम वो मेरी भरपूर हिफाजत कर रही थी और उसके साथ ही डेविड के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को भी यादगार बोसे दे रही थी। डेविड की वहशत उरूज को पहुंच गई। उसने अधूरे स्टूल को शदीद गुस्से के आलम में मुझ पर फेंक मारा। मैंने हथकड़ी की मदद से अपनी जानिब आने वाले स्टूल को लपेट कर एक तरफ उछाल दिया। ये मली सूरत से हुआ जैसे कोई मुंजा हुआ बैट्समैन बाउंसर को पुल करके बाउंड्री लाइन के पार फेंक देता है। डेविड इस वक्त बहुत खूनख्वार हो रहा था। पेदर पे नाकामी और पिटाई ने उसे बेकाबू कर दिया और वो अंधे बैल की मानिंद मुझ पर झपट पड़ा। वो मार्शल आर्ट्स की खुली तौहीन कर रहा था। एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट को यह जेब नहीं देता कि वो अपनी टेक्निक्स को पसे पुश डालकर आम दंगा फसादियों की तरह मद्दे मुकाबिल से दस्तों गिरेबां हो जाए। हम दोनों गुथम गुथाते और फर्श पर लूट रहे थे। हमारे जिस्म पसीने में नहाए हुए थे और एक अच्छी खासी फाइट रेसलिंग की सूरत इख्तियार कर गई थी। इसी छीना झपटी के दौरान में एक मरहले पर मेरी गर्दन डेविड के हाथों में आ गई। वो मेरा गला दबाने के लिए जोर सर्फ करने लगा। मैंने सांस रोकी और उसे खुद के ऊपर से उतारने की कोशिश करने लगा। उसके साथ ही मैं अपने हाथों को इस्तेमाल करके गर्दन छुड़ाने के लिए भी चाराजोई कर रहा था। अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल बिजली के कोंदे की मानिंद चपका और मैंने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी। अब मैं अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने सांस रोक ली, लिहाजा डेविड मुझे कोई संगीन नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस फौरी ख्याल के तहत मैं गैर महसूस तर्ज पर डेविड को आहनी सलाखों के करीब लाने लगा। इस तरह के कभी वो मेरे सीने पर सवार होता और कभी मेरे नीचे दबकर रह जाता। मेरी गर्दन पर से उसने गिरफ्त को एक लम्हे के लिए भी ढीला नहीं होने दिया था। इस लूट फूट में हम खतरनाक सलाखों से 4 फुट के फासले पर पहुंच गए। इस वक्त मैं नीचे और डेविड ऊपर था। मेरा गला दबाने की ख्वाहिश जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और मौत का पैगंबर वो आहनी जंगला डेविड की पुश्त पर था। मुझे इस नाजुक लम्हे का इंतजार था। इस सुनहरी मौके को हासिल करने के लिए मैंने अपनी गर्दन दबवाई थी। मैंने अचानक गर्दन छुड़ाने की कोशिश तर्क कर दी। उसी लम्हे मैंने अपने दोनों पाँव को समेट कर डेविड के पेट से पेवुस किया। इससे पहले कि वो मेरे इरादे को भांप सकता, मैंने जिस्म जान की पूरी कुव्वत सर्फ करके डेविड को अपने ऊपर से उछाल दिया। इस डबल फुट पुश में क़यामत का धक्का पोशीदा था। मैंने अपने तमाम तर गैज़ो गज़ब को बरवे कार लाते हुए वो हरकत की थी। डेविड का वजूद हवा में बुलंद हुआ और सीधा जाकर आहनी सलाखों से जा टकराया।
वो पसीने में शराबूर था। इस हालत में करंट बरदार आहनी सलाखों ने खुले बाजुओं से उसे वेलकम कहा। बैंड पुश की मदद से चश्मे जदन में उठकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे मैंने शोएब गौरी को कुर्सी से उठकर बेसाख्ता स्विच पैनल की तरफ बढ़ते देखा। वो यकीनी तौर पर पिंजरे में दौड़ने वाले करंट को ऑफ करने के लिए हरकत में आया था ताकि डेविड को मौत के जबड़ों से खींच लाए, लेकिन उसे देर हो गई थी, बहुत देर हो गई थी। बिजली, आग, हवा और पानी किसी के दोस्त नहीं होते। इनके हाथों वाकई होने वाली मौत बड़ी भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। शोएब गौरी के कदमों में जैसे किसी ने आहनी जंजीर डाल दी हो। वो साकत खड़ा फटी हुई आंखों से डेविड को तके जा रहा था, जो यकीनी तौर पर अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा था। उसके अंजाम की तफसील में जाने की जरूरत नहीं। उसके साथ भी कमोबेश वही संगीन हालात पेश आए थे जो थोड़ी देर पहले बेचारे कुत्ते पर गए गुजरे थे। ये भी एक हसीन इत्तफाक ही था। डेविड उस कुत्ते से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर जमीन बोस हुआ था। वो कुत्ते की मौत मारा गया था। एक बेकसूर जानवर को अजियतनाक मौत से दो चार करने वाला जानदार नमूना इबरत बनकर रह गया था। शायद मकाफाते अमल इसी को कहा गया है। हाल में मौजूद तमाम अफराद को जैसे सांप सूंघ गया था। मैंने अपने दूल्हे कदमों से चलते हुए पिंजरे के दरवाजे के पास आया और नफरत अमेज नजर से शोएब गौरी को घूरने लगा। उसने मुकाबला शुरू होने से पहले मुझ पर एक गहरा तंज किया था। अब उसके जवाब का वक्त था। ईंट का जवाब पत्थर ही से दिया जाना चाहिए। मैंने बंद मुट्ठी में से अंगूठे को अलग किया, फिर उस अंगूठे से अपने अकम में बेजान पड़े डेविड की तरफ इशारा किया और शोएब गौरी से मुखातिब होते हुए नहायत ही ठहरे हुए लहरे में कहा, शोएब, इसे कहते हैं डेथ केज। फिर मैं चीनी मार्शल आर्टिस्ट चिंग यू की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने उसे उंगली से अपनी तरफ आने का इशारा किया और चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा, मिस्टर चिंग यू कम इन। चिंग यू ने नील आर्मर की तरफ इस्तफसारिया नजर से देखा। नील आर्मर ने शोएब गौरी की जानिब देखते हुए इस बात में गर्दन हिला दी। शोएब गौरी ने मुसल्ला गार्ड को हुक्म दिया कि थोड़ी देर के लिए पिंजरे में दौड़ने वाले करंट को रोक दिया जाए। फिर उसने चिंगजू को आगे बढ़ने का मखसूस इशारा किया। अब मुझे चिंगजू से मुकाबला करना था। पिंजरे वाले करंट को रोककर चिंगजू अंदर दाखिल किया जाने वाला था। इस वक्त मेरा जहन बर्क रफ्तारी से सोच रहा था। चिंगजू को जमीन चटवा कर मुझे कोई बैडल या ट्रॉफी नहीं जीतना थी, मगर उसे शिकस्त से फाश से भी हमकिनार कर देता तो रहता इसी करंट ज़दा आहनी पिंजरे में, यानी शोएब गौरी की कैद में। और इस कैद का मतलब था यहूदियों की कैद में। सबसे अहम मामला मेरी आज़ादी का था। अगर मैं अपने हाथ पांव का हो जाता तो एक एक दुश्मन से निमट सकता था, चाहे वो मशरकी हो या मगरबी। पलक झपकने में मेरे जहन ने एक लाए अमल तय कर लिया और मैं बड़े पुरसुकून अंदाज में उस लम्हे का इंतजार करने लगा जब मुझे एक ऐसे अमल में आना था जिसके रद्द-ए-अमल के बारे में कबल इस वक्त कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। गार्ड ने पैनल के अंदर नस्ब हैंडल को गिरा दिया। गोया इन्हीं पिंजरे में रमा दमा करंट ऑफ हो गया। फिर चिंगजू दोनों गार्ड की मुय्यत में पिंजरे के करीब आ गया। अब तरीके के मुताबिक एक गार्ड ने दरवाजा खोलकर चिंगजू को पिंजरे में दाखिल करना था, जबकि दूसरा गार्ड थोड़े फासले पर मुझे निशाना बनाए खड़ा रहता। मैं पिंजरे का दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। इस वक्त मेरा दिल कनपटियों में धड़क रहा था। सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नायत ही नादक और अहमियत का हामिल था। गार्ड ने पिंजरे के लाक में चाबी घुमाई और थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल दिया। मैं अपनी हालत से बज़ाहिर करने लगा जैसे चिंगजू का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जहन में कुछ और ही सोचे बैठा था। जैसे चिंगजू ने पिंजरे में कदम रखा, मैंने खारे एहतियात को बालाए ताक रखकर बड़ी सूरत से हरकत की और मेरी स्लाइड किक उसके पेट में लगी। चिंगजू का एक कदम पिंजरे के अंदर और दूसरा बाहर था। वो इस गैर मुतवक्के हमले से संभल ना सका और अपने अकम में जीने पर मौजूद गार्ड से जा टकराया। फिर वो दोनों एक दूसरे को लेते हुए खाल के पुख्ता फर्श पर दूर तक लुढ़कते चले गए। मैंने कड़े वक्त के साथ इस नाजुक लम्हे को कैच कर लिया। उसी लम्हे दूसरे गार्ड की गन ने एक ब्रेस्ट मारा। उसने पिंजरे के अंदर मेरे कदमों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं पिंजरे में होता तो उसकी फायरिंग की जद में आता। साइड की तकमील के साथ ही मैंने बेखतर फ्रंट रोलिंग की थी। ये रोलिंग एक तवील जस्ट और थोड़े लुढ़कने पर मुश्तमिल थी। मैंने किसी गाइडेड मिसाइल की मानिंद हवा में रोटेटिंग फ्लाइंग की और जमीन पर आते ही दूर तक लुढ़कता चला गया। हाल शीबा की वहशतनाक चीखों से गूंज उठा। मेरी इस बर की हरकत का इख्तिताम मुसल्ला गार्ड के करीब हुआ। वो गार्ड और चिंगजू अभी संभल नहीं पाए थे। इस वक्त सबसे अहम शय थी गन। मैंने झपटा मारकर गार्ड के हाथ से गन छीन ली और रोल करते हुए दूर निकल गया और बड़ी चाबक दस्ती से दूसरे गार्ड पर फायरिंग की। वो मेरी चलाई हुई गोलियों से छिलनी हो गया। मैंने खड़े होते हुए मोहल्ले हथियार का रुख नीम बेजवी चबूतरे की तरफ फेर दिया। वहां कुर्सियों पर मुझे नील आर्मर और शीबा सख्ते की हालत में बैठे नजर आए। मैंने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर उन्हें भून डाला और शोएब गौरी की खबर ली। शोएब गौरी निहत्ते गार्ड और चिंगजू की मुय्यत में रुकू के बल तोड़ते हुए वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था। उसने हालात की संगीनी और नजाकत का बाखूबी अंदाजा लगा लिया था। मैंने उनकी पुश्त पर एक तवील ब्रेस्ट मारा। शोएब गौरी और चिंगजू गोरियों की आमद से कबल ही दरवाजा पार कर चुके थे। नेता गार्ड अलबत्ता लुकमा अजल बन गया। इस खौफनाक ब्रेस्ट ने गार्ड का वजूद छेड़ डाला। उसका जिस्म हवा में उछला, फिर जमीन बोस होकर तड़पने लगा। वो अब तब का मेहमान था। गन खाली हो गई। मैंने दूसरे गार्ड की गन को अपनी तहवील में ले लिया। इसमें काफी से ज्यादा राउंड्स बाकी थे।
इस वक्त हाल में सिर्फ मैं ही एक जिंदा बचा था। नीला आर्मर शीबा, डेविड और दोनों गार्ड मौत के मुंह में लंबी तान कर सो रहे थे, जबकि शोएब चिंग यू के साथ फरार होने में कामयाब हो गया था। अब मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। मैं उस हाल से निकलने में अपनी मर्जी का मालिक था। इस हाल को जल्द से जल्द छोड़ना जितना जरूरी था, उससे कहीं ज्यादा अहम काम एक और भी था। मैं गन सुनते हाल की उस दीवार की तरफ बढ़ गया जहाँ एक ट्राली पर बड़े स्क्रीन वाला टीवी रखा हुआ था। उस टीवी के स्क्रीन पर शोएब ने मुझे एक नागुफ्तबा फिल्म दिखाई थी। ट्राली के जरिए खाने में वीडियो केस्ट प्लेयर भी मौजूद था। वो शर्मनाक गर्दन झुका देने वाली फिल्म अभी तक उसी वीडियो केस्ट प्लेयर में लगी हुई थी। मैंने चश्मे जदन में फायरिंग करके किंग साइज टीवी को कचरे के ढेर में बदल दिया। यही हाल मैंने वीसीपी का भी किया। केस्ट उसके पेट में मौजूद थी। मैंने जच्चा और बच्चा दोनों के पर खचे उठा दिए। मुझे ब्लैकमेल करने का सामान दिसो नाबूद हो गया। मैंने इत्मीनान भरी सांस खारिज की और कंधे पर गन को टिका कर मोहतात कदमों से हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त हाल में घुप अंधेरा छा गया। वो हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाली तारीकी थी। एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अंधा होकर रह गया हूँ। मैं मुहीब अंधेरे के समंदर में खुद को हाथ पांव मारते हुए महसूस कर रहा था। शोएब गोरी की फराम करदा इतलात के मुताबिक वो फ्राइडे की दोपहर थी। अगर उसने गलत बयानी से काम नहीं लिया था तो लाइट ऑफ हो जाने के बाद भी दिन का थोड़ा बहुत उजाला हाल के अंदर जरूर आना चाहिए था। लेकिन वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी तारीख गार में उतर गया हूँ। वह हाल मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन था, अगर जिसमें मुनासिब कूलिंग भी अभी बाकी थी। ताहम एयर कंडीशनर के बंद होने से पैदा होने वाली घुटन का मखसूस नफ्सियाती एहसास उजागर हो गया था। एक लम्हे को मेरे ज़हन में यह खतरनाक सवाल उभरा, कहीं वो हाल किसी तय खाने में वाक़ तो नहीं था। इस ख्याल ने मुझे लरजा कर रख दिया। अगर मैं इस वक्त वाकई ही किसी बेसमेंट में था तो कूलिंग के इख्तिताम पर वहां मेरे लिए सांस लेना तक दुश्वार हो जाता। अब ये बात भी समझ में आ रही थी कि दोपहर होने के बावजूद भी इस हाल में इस कदर तारीकी क्यों थी। इस हाल की घुटन और तारीकी अपनी जगह रही। उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि इस बंगले में शातिर यहूदी मौजूद थे जो मुझे अपने साथ ले जाने आए थे, और मेरी दो साथी औरतें इन वैश्यों के रहम करम पर थी। अगर इस साल की बरकी रूह को इरादतन मुनकते या ऑफ किया गया था तो फिर इस बात के इम्कानात भी रोशन थे कि खाल के दरवाजों को पहली फुर्सत में मुकफ्फल कर दिया जाएगा ताकि मैं इस अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होने की कोशिश ना कर सकूं। शोएब गोरी के यहूदी आका किसी करीबी कमरे में हाल में होने वाले शो को दिलचस्पी से देख रहे थे। हाल की कार्रवाई को इस कमरे में मॉनिटर किया जा रहा था। इन चिट्टी चमड़ी वाले फिरौन सिफ्त लोगों ने हाल के एक एक मंदिर की जुजियात को मुलाहिजा किया होगा। मैंने वहां जो तहलका डाला था वो उनके वहमो गुमा में भी नहीं होगा। शोएब की ज़बान उन तक मेरी सलाहियतों का जो प्रोफाइल पहुंचा था, हाल वाले वाक़े के बाद उसके मंदिरियात में कई गुना इजाफा हो गया होगा। यानी अब मैं उनकी इंतहाई ज़रूरत बन गया था, मतलूब अव्वल यानी मोस्ट वांटेड। यहूदियों के नज़दीक इंसान सिर्फ वही है, इस कुर्रे अर्ज पर जीने का हक सिर्फ उन्हीं का है, और अगर किसी कौम का जिंदा रहना है तो उनका महकूम और गुलाम बनकर जिंदा रहने की इजाज़त है, किसी भी बहाने हालात पैदा करके या नजरिया ज़रूरत के तहत वगैरह यहूदियों को अपने मकासद की भेंट चढ़ाने में लम्हे भर की ताखीर नहीं करते। बिल्कुल ऐसे जैसे आवारा कुत्ते बिल्लियों को तलफ कर जाते हैं। लेकिन इसके बिलक्स वो अपने किसी एक यहूदी के खून का बदला लेने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने पर भी हर वक्त तैयार रहते हैं। ये कौम परस्ती नहीं बल्कि शैतानियत है। अमरीका बहादुर को जमीनी खुदा समझने वालों को ये भी समझ लेना चाहिए कि इंसानी तारीख में तमाम बड़े फितने इसी रंग ढंग में ज़हूर पजीर हुए हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हम तारीखी हकाइक को फरामोश करने के आदी हो चुके हैं। मैं इससे आगे कुछ ना सोच सका। वो सोच से ज्यादा अमल का वक्त था। जज्बाती अंदाज में गौर फिक्र और फिक्री अंदाज में जज्बात का इजहार फिर किसी मौके पर किया जा सकता था। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे जहन से गुजर गए और मैं उस गार्ड के मुर्दा जिस्म की तरफ बढ़ गया जिसने पिंजरे में मुझ पर फायरिंग की थी। वो कद काठ में मुझसे मिलता जुलता था। इस वक्त मेरे जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट नुमा झांकिया था। मैं अंदाजे की बिना पर जल्दी अपने मतलूबा मुर्दे तक पहुंच गया। मैंने चंद सेकंड में उसकी पतलून अपने बदन पर सजाई। शर्ट पहना मैंने मुनासिब ना समझा कि वो जा बजा खून आलूद हो चुकी थी। इस जरूरी काम से निमटने के बाद मैं तारीकी की आड़ लेते हुए हाल के एक दरवाजे की जानिब बढ़ गया। अभी संदे हाल में रुकने का कोई जवाब बाकी न रहा था। मैं दरवाजे पर पहुंचा और इससे पहले कि मैं दरवाजे के खुला या बंद होने का अंदाजा लगाता, बाहर से चंद अफराद के बातें करने की आवाजें उभरी। मैंने एक दीवार के साथ लगकर सांस रोक ली। गन तैयार हालत में मेरे हाथ में थी। उसे इस्तेमाल करने में मैं किसी तरद्दुद या सोच विचार के मूड में बिल्कुल नहीं था। बाहर से उभरने वाली आवाजें थम गई। मैं नहीं जानता था आने वालों के ज़हनों में क्या था। मैं महज अंदाजे की बिना पर चलते हुए एक दरवाजे तक पहुंचा था और मुझे इत्तफाक से एक ऐसी आड़ मयसर थी कि अगर वो लोग हाल में दाखिल होते तो उनकी अंधाधुंध फायरिंग भी मेरा एक बाल बांका नहीं कर सकती थी। वार्ड फायरिंग से मुत्तलिक महफूज थी। दरवाजा खुला, ना कोई अंदर दाखिल हुआ और ना ही दरवाजे को मुकफ्फल करने की मखसूस आवाज उभरी। मैंने आने वालों की पुरस्रार खामोशी के बारे में सोचना शुरू किया
कि हाल रोशनी से भर गया। मेरी छठियस ने बर वक्त रहनुमाई की और मैं लंबी जस्ट भरकर नीम बैजवी चबूतरे के पीछे पहुंच गया। इस चबूतरे के हकम में दीवार के साथ छुपने के लिए एक मुनासिब जगह मौजूद थी। वो नीम बैजवी चबूतरा जमीन से 5 फुट की बुलंदी पर था। सामने वाले हिस्से में नीम बैजवी अंदाज ही के जीने थे। ताम हकम में खला होने के बायस 2 फुट चौड़ी 5 फुट गहरी और तवील सी खंदक वजूद में आ गई थी, जहां मैं गन थामे दम साधे बैठा था। मैं जानता था इस साल को शूट करने के लिए नादीदा कैमरे मुख्तलिफ गोशों में खुफिया तरीके से नस्ब किए गए थे और इस फिल्म बंदी को किसी दूसरे कमरे में मॉनिटर भी किया जा रहा था। हाल के दोबारा रोशन हो जाने का वादे मतलब यही था कि अब वहाँ की एक एक शय को कहीं और देखा जा रहा था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो लोग वहाँ की सूरत हालात का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वहाँ जो अफरा तफरी मचाई थी वो उनके लिए नाकाबिले यकीन ही नहीं बल्कि नाकाबिले फरामोश भी थी। डेविड नील, आर्मर और शीबा की मेरे हाथों मौत उन्हें झुंझोड़ कर रख देने के लिए काफी थी। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि इस वक्त कैमरे की आंख से महफूज था। वो लोग वहाँ मेरी मौजूदगी को नहीं पकड़ सकते थे। मैंने जिस नीम बैजवी चबूतरे के हकम में पनाह ले रखी थी, थोड़ी देर पहले वो खासा आबाद था। उस पर मौजूद 3 आलीशान कुर्सियों पर शोएब, होरी, नील, आर्मर और शीबा बराजमान थे। शोएब को दुम दबाकर भाग निकलने का मौका मिल गया था, लेकिन नील, आर्मर और उसकी खूबरूज सेक्रेटरी को बैने कुर्सियों से उठने की मोहलत नहीं दी थी। इस वक्त वो ऐन मेरे सर के ऊपर मुर्दा हालत में अपनी कुर्सियों में पड़े थे। मैं दमसादे उस खुफिया गोशे में दुबका रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर फिर जिंदगी की मखसूस हलचल सुनाई दी। मैंने पहले ही वहां कुछ अफराद की आवाजें सुनी थी। अगली लम्हे उस दरवाजे को खोला जाने लगा। इसका एक ही मतलब था, अंधेरा होते ही खाल के दरवाजे ऑटोमेटिक निजाम के तहत बंद हो गए थे या किसी शख्स ने उन्हें बंद कर दिया था। एक बात यह भी वादे हो गई कि वो लोग किसी टीवी स्क्रीन पर मुझे खाल के अंदर तलाश करने में नाकाम थे। कैमरे की नाकामी के बाद उनके आलाकार बनफ से नफीस मेरी खबर गिरी के लिए हाल में दाखिल होने वाले थे। दरवाजा खुल गया और खुले हुए दरवाजे में मुझे 2 गन मैन बरदार अफराद दिखाई दिए। मैंने जिस मुकाम पर पनाह ले रखी थी वहां से दरवाजा वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। ताहम दरवाजे से दाखिल या खारिज होने वाले अफराद मुझे नहीं देख सकते थे। मैंने देखा मजकूरा 2 मुसल्लह अफराद से 2 कदम पीछे चीनी मार्शल आर्टिस्ट चिंग यू भी हाल में दाखिल हुआ था। चिंग यू ने थोड़ी देर पहले फरार होकर अपनी बुज़दिली का ट्रेलर दिखा दिया था। उसकी नजर में वो मसलत कोशी रही होगी, लेकिन उसके तर्ज़े अमल ने मुझे खासा मायूस किया था। वो तीनों हाल के अंदर दाखिल होने के बाद चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखने लगे। उन्होंने दरवाजे को बंद करने की ज़हमत नहीं की थी। ऐन मुमकिन था उन्होंने अपने किसी हंगामी फरार के लिए वो रास्ता वाह कर रखा हो। मैं चाहता तो अचानक अपनी पनाहगाह से निकलकर उनसे अचानक भिड़ जाता, फिर जो भी नतीजा सामने आता उसे भुगत लेता। लेकिन मैं इस साल के अंदर मजीद किसी बारामारी की हक में नहीं था। वो वसी और एयर कंडीशन हाल किसी किंग साइज चूहे दान की उम्दा मिसाल था। मैं अब किसी रिस्क के मूड में बिल्कुल नहीं था। जब वो लोग हाल के बस में पहुंचकर 3 मुख्तलिफ समतों में पेश कदमी करने लगे तो मैं एक फौरी फैसले के बाद अपनी जगह से मुतहर्रक हुआ और गोली की रफ्तार से रुकू के बल दौड़ते हुए दरवाजे की जानी पड़ा। अगर मजीद कोई दंगा फसाद और खून रेजी नागजीर थी तो वो हाल के बाहर भी अमल में लाई जा सकती थी। उन्होंने जल्दी मेरी हरकत को नोटिस कर लिया और बड़ी सूरत से मेरी जानिब पलटे, मगर मैं उस वक्त तक दरवाजे में पहुंच चुका था। मैंने चश्मे ज़दन में डाइव किया और खुले हुए दरवाजे से बाहर पहुंच गया। अपने अगम में मुझे इसरारी फायरिंग की आवाज सुनाई दी। यकीनी तौर पर उन 2 मुसल्लह अफराद ने पलटते ही अपनी गनों को मुझ पर खोल दिया था और कुछ भाई नहीं था कि हाल को मॉनिटर करने वाले कैमरे भी मेरी मूव को बड़ी वदात के साथ शूट कर रहे हों। इस लाइफ सेविंग डाइव के नतीजे के तौर पर मैं एक राहदारी में गिरा और फालिंग के कायदे के मुताबिक दूर तक रूल करता चला गया। उसी लम्हे मुझे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज की समत ने मुझे बताया कि मेरा ताकुब करने वाले हाल की तरफ से आ रहे थे। वो चिंग यू और 2 मुसल्लह अफराद के सिवा और कोई नहीं हो सकते थे। मेरी इस रूलिंग का इख्तिताम राहदारी के जिस हिस्से में हुआ वहाँ मुझे जीना नजर आया। मेरे लम्हाती अंदाजे के मुताबिक वो 20 से 25 स्टेप वाला एक पुख्ता जीना था जिसके इख्तिताम पर एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि मज़कूरा हाल इस बंगले के बेसमेंट में वाक़ था। मैं अपनी गन समेत उछलकर जीने की आड़ में चलता चला गया। इस राहदारी में मुनासिब रोशनी थी, मगर इत्मीनान बख्श बात यह थी कि अब मेरी हरकतों सकनात को किसी टीवी स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता था। वहाँ बैठे हुए यहूदियों के लिए मैं हाल से फरार हो चुका था। मैंने जीने की ओट में खुद को छुपाकर अकलमंदी का सबूत दिया, क्योंकि हाल से निकलने के बाद उन्होंने इसी जीने को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। मैं उस बेदरी फायरिंग की जद से महफूज रहा था। वो राहदारी कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी कि मुझे ढूंढने के लिए उन्हें किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता। मैं किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए गन संभालने तैयार खड़ा था। जब मैं उन्हें राहदारी में कहीं नजर न आया तो एक गन बरदार जीने की जानी पड़ा। वो फूंक फूंक कर कदम रखते हुए मेरी तरफ आ रहा था। इस राहदारी में छुपने की जगह सिर्फ वही थी जहां मैं आर्जी तौर पर पनाहगज़ीं था। चिंग यू दूसरे गन बरदार के साथ जीना तय करके ऊपर जाने लगा कि कहीं मैं वहां से फरार होने में कामयाब न हो गया हूँ।
मैंने सांस रोककर गन को मजबूती से थाम लिया। इन नाजुक लम्हात में मेरे असाब पर बेपनाह दबाव था। मौत और जिंदगी का ये खौफनाक खेल तूल पकड़ता जा रहा था। फिर जैसे मुझे उस शख्स की टांगें नजर आई, मैंने बिला तरद्दुद उसकी टांगों पर एक ब्रेस्ट फायर किया। मुख्तसर सी राहदारी गन बरदार की होलनाक चीखों से गूंज उठी। मैंने टांगों से घसीट कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब पहली नजर में वो किसी को दिखाई नहीं दे सकता था। उसी लम्हे मुझे जीने के ऊपर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई थी। यकीनी बात थी, चिंगजू दूसरे गन बरदार के साथ वापस लौट आया था। मेरी गन खाली हो चुकी थी। मैंने बड़ी सूरत से मजरूब शख्स की गन को अपने हाथों में सजा लिया। मुझे ये जानने में एक लम्हा भी ना लगा कि मेरी फायरिंग ने उस शख्स की टांगों का कचूमर निकाल दिया था। वो निचले धड़ से खून में लथपथ बुरी तरह तड़प रहा था। हड्डियों की नाकारगी के साथ ही गोश्त और पोस्ट में भी पिघला हुआ शीशा उतर चुका था। एक तरफा तमाशा ये था कि उसे बिलबिलाने या चीखने चिल्लाने की इजाजत भी नहीं थी। मैंने अपने एक हाथ को फैलाकर उसके मुंह का ढक्कन बना दिया था। मेरी गिरफ्त इतनी यकीनी और जालिम थी कि उस बेचारे को सांस लेने में भी काफी दुश्वारी महसूस हो रही थी। चिंगजू मुसल्ला शख्स के हमरा जीना उतरकर मुख्तसर सी राहदारी में पहुंच गया। वो दोनों इस वक्त मुझे तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके बारे में हालात और वाकयात की रोशनी में मुमकिना अंदाजा लगाया जा सकता था। नीचे पहुंचते उन्होंने अपने साथी को तलाश किया होगा और दिखाई ना देने पर उन्हें मेरी जानिब आना था। राहदारी में छुपने के लिए कोई और गोशा वाक़ ना था। मैंने चश्मे ज़दन में एक हंगामी फैसला किया, चिंगजू को शदीद जख्मी करने का फैसला। मेरी इस फैसले का मतलब खारिज ये नहीं था कि मैं खुदा न खास्ता उस चीनी मार्शल आर्टिस्ट से मुकाबले में घबरा रहा था। इस वक्त एक लम्हा नहायत कीमती था। अगर मैं कुंग-फू के जोर दिखाने में मसरूफ हो जाता तो वक्त खास से निकलने का कभी इम्कान था। हालात की नज़ाकत के पेश नज़र मेरा वो फैसला इंतहाई माकूल था। हालात के तकाज़ों को निभाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। फिर वो दोनों मेरी निगाह में आ गए। मुझे उनके जिस्मों के जरिए हिस्से नजर आ रहे थे। बखसूस पहनावे के सबब चीनी चिंगजू को पहचानने में मुझे किसी दिक्कत का सामना ना हुआ। मैंने उसके कदमों को अपने ज़हन में फोकस किया और गन के ट्रैगर पर मेरी उंगली दबकी। खतरनाक गन के दाने से खारिज होने वाली गोलियों ने चिंगजू के पांव और पिंडलियों को उधेड़ कर रख दिया। इस फायरिंग के नतीजे में वो कर्मनाक अंदाज में चीखते हुए एक जानिब लुढ़क गया। मैंने अपनी पनाहगाह को छोड़ते हुए एक लंबी लूट लगाई और कई फुट दूर मुखालिफ समत में निकल गया। मैंने ये हरकत फितरी रद्देमल से बचने के लिए की थी। मेरी फायरिंग के जवाब में दूसरा गन बरदार मेरी समत फायरिंग कर सकता था और मेरे हिसाब के ऐन मुताबिक ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने अपनी आर्मी पनाहगाह को अलविदा कहा, मुझे अपने अकम में जख्मी आदमी की बुलंद चीखें सुनाई थी। ये उस ब्रेस्ट का खौफनाक नतीजा था जो दूसरे गन बरदार ने मुझे खत्म करने के लिए फायर किया था। इन शिकस्त खुर्दा लम्हात में ये हकीकत उसके जहन से निकल गई थी कि मुझे मारने का मतलब था उसने अपने पूरे खानदान को सुपुर्दे आजाब किया। वह शोएब गोरी के आकाओं का मतलूब था। वो मेरी जान का ज़ियां बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पता नहीं उन्होंने मुझे किन कठिनाइयों से गुजारने का मंसूबा बना रखा था। मैं उस गन बरदार को मजीद कोई मौका देने के मूड में नहीं था। उसकी फायरिंग से उसी का साथी जानम वासिल हो चुका था। उसने बेसाख्ता मेरी तरफ गन सीधी करना चाहिए, मगर मैं उसकी हरकत से कबल ही एक्शन ले चुका था। मैं फ्रंट रोल करते हुए उसके इंतहाई नजदीक पहुंचा, फिर सर को झुकाए हुए पूरी कुव्वत से उसके पेट में एक खौफनाक टक्कर रसीद कर दी। वो बैक गियर में डगमगाते हुए चिंगजू से जा टकराया, जो बदिक्कतें तमाम जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। दोनों एक दूसरे में उलझकर फर्श नशीं हो गए। मुसल्लह शख्स की गन उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी थी। मैं उछलकर आगे बढ़ा और इससे पहले कि वो निहत्ता शख्स संभल पाता, मैंने उसकी गर्दन को गिरफ्त में लेकर अपना मखसूस दाव आजमा डाला। अगली में उसकी गर्दन ढुलक गई। अब वो कम से कम 2 घंटे के लिए किसी भी एक्शन या रिएक्शन के काबिल नहीं रहा था। उसे अंटा गफील करने के बाद मैं चिंगजू की तरफ घूम गया। वो मुझे किसी कसम परसी की हालत में नजर आया। उसकी हालत ज़ाहिर पर इज़हार अफसोस का वक्त नहीं था। मैंने दुनिया और माफिया से बेखबर शख्स को भलांगा। चिंगजू के असलन नस्लन चीनी चेहरे पर एक गुस्सा वर ठुड्डा रसीद किया और अंटा गफील शख्स की गन उठाकर जीना तय करने लगा। इस गन में बनिस्बतन ज्यादा राउंड महफूज थे, जो मेरे लिए इंतहाई कारआमद साबित होने वाले थे।